Yes, good morning, all of you. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बुलियन अलजेब्रा। जैसे कि मैथ्स में कोई भी फंक्शन को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, है ना। फंक्शन क्या होता है, एक कोई ग्राफ होता है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक इक्वेशन का यूज करते हैं। वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो सकती है, किसी भी तरह की इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। तो फंक्शन को एनालाइज करने के लिए हम एक क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। और इक्वेशन का डोमेन होता है और रेंज होता है। डोमेन और रेंज अगर हम देखा जाए तो नॉर्मली कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। उसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमें सर्किट बनाना पड़ेगा, और सर्किट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे जो उस सर्किट को रिप्रेजेंट करेगी, और उसका भी कुछ इनपुट होगा, कुछ आउटपुट होगा, मतलब उसकी भी कुछ डोमेन होगी और रेंज होगी। लेकिन यहां पर जो डोमेन और रेंज आएगा वो सिर्फ 0 और 1 में आएगा। मतलब कि अगर हम इनपुट देंगे तो वो भी हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ 0 और 1, और जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 0 और 1। तो वहां पर जो हम बोलते हैं वो एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहां पे जो उसका एल्जेब्रा होता है उसको हम बोलते हैं बुलियन एल्जेब्रा। क्यों? क्योंकि यहां पर इनपुट और आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 0 या 1 हो सकता है। तो यहां पे जो हम एल्जेब्रा पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, बुलियन एल्जेब्रा, ठीक है। और उसके लिए जो इक्वेशन बनाएंगे उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन, और उसको हम बोलेंगे बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो वहां पर हम नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं, यहां पर हम उसको क्या बोल देंगे, बुलियन एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रा कौन सा हो जाएगा, बुलियन एल्जेब्रा। आए बात समझ में? तो इक्वेशन पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होता है, जिसमें कि हम इनपुट देते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारी इक्वेशन होगी, जैसे कि मान लो कि हमारा एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कुछ चीजें की जरूरत होगी। एक तो हमें चाहिए होगा वेरिएबल, और दूसरा हमें चाहिए होगा ऑपरेटर, ठीक है। एक चाहिए होगा वेरिएबल और दूसरा चाहिए होगा ऑपरेटर। वेरिएबल को हम यहां पर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या फिर कैपिटल एक्स वाई जेड, इस तरीके से हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारा प्लस ऑपरेटर हो सकता है, डॉट ऑपरेटर हो सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। ये हमारा होता है प्लस ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको हम और ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसको एंड भी बोलते हैं, और इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, लिख लो। तो हमारा फंक्शन किस टाइप का दिख सकता है, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है ए प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से, इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन दिखेगा, बुलियन एक्सप्रेशन। मतलब ये एक एग्जांपल है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें प्लस ऑपरेटर होगा, डॉट ऑपरेटर होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, और वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ रूल्स देखने हैं, ठीक है। रूल्स जनरल है एकदम। 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, 0, और 0.0 इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। अब यहां पर एक्चुअल में 0 और 1 को हम ट्रू और फॉल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू और फॉल्स से, ठीक है। और क्या हो सकता है, ए प्लस बी, हाँ 1+0, 1+0 को हम क्या बोल सकते हैं, 1, और 0+1, और 0+1 भी 1 ही होगा। उसके बाद 0.1 या फिर 1.0 जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और 1.1 अगर हम बात करेंगे तो वो भी 1 होगा। 0.0 तो हम लिख चुके हैं। और 1+1 यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रू प्लस ट्रू ट्रू, ठीक है। यहाँ पर वो वाला हम प्लस नहीं लगाएंगे कि 1+1 10, वो वाला नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू ट्रू प्लस ट्रू ट्रू, ठीक है।
और फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो नाम से हम बोलते हैं, ठीक है। पहले तो एक एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया, बी ए प्लस बी प्लस ए, नाम भी लिखते जाओ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ। डॉट के लिए भी एप्लीकेबल होगा ये, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कई बार नाम से भी पूछ लिया जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ जनरल होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए होता है। कोई भी हमें ऑपरेटर्स, कोई भी हमें ऑपरेंड्स दिए हों और उसके ऊपर अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट उसके बी ऑपरेशन ए के बराबर अगर आता है तो हम इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। अब यहां पर ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, डॉट हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जिसके ऊपर ये वर्क करेगा हम बोलेंगे कि हाँ प्लस के लिए ये जो है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। यहां पर डॉट ऑपरेटर के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अगर हम नॉर्मल अरिथमेटिक की बात करते हैं तो प्लस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन डिवीजन के लिए नहीं करता। अगर मैं बोलूं कि 2 डिवाइड बाय 5 इज नॉट इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2, तो यहां पर ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये होल्ड नहीं करता है। क्या चीज? माइनस के लिए करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस है, नहीं, बी माइनस ए नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर अब इसके लिए इस तरह की जब भी प्रॉपर्टी होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। दूसरा तुम्हारा आ जाएगा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या हो जाती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कि यहां पर पहले तुम बी प्लस सी करो, बाद में ए को प्लस करो, या फिर ए प्लस बी पहले करो, बाद में सी को प्लस करो। डॉट के लिए भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है, डॉट के लिए भी एप्लीकेबल होगी। ये क्या हो जाता है, एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी डॉट सी अगर है, ठीक है, तो ए पहले किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी के साथ, तो ए प्लस बी और फिर डॉट ए प्लस सी, ठीक है। उसी तरह से अगर ऐसा होता ए डॉट बी प्लस सी, तो यहां पर पहले ए बी के साथ जाएगा डॉट लगाकर, और फिर देन प्लस ए डॉट सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा यूज में आएगी। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 एंड ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। एक ट्रू है, एक फॉल्स है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू, एडिशन के केस में। और अगर डॉट ऑपरेटर है तो अगर एक 0 है और एक, तो एक 1 हो जाएगा, और अगर एक 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, 0। ठीक है ना। इनमें से किसी भी चीज को अगर प्रूफ करना है तो बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए बी और सी की सारे कॉम्बिनेशंस को ले लेंगे, ठीक है। एबीसी के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड 1 1 1, ठीक है। और फिर लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो पहले, कि अगर मैं पहले बी डॉट सी अगर निकालूं तो क्या आएगा, बी डॉट सी क्या आएगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 0 0 0 1, ठीक है। तो फिर ए प्लस बी डॉट सी क्या आएगा, दिस प्लस दिस, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 0, दोनों में से अगर एक भी 1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड।
ये क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट चेक करना है, तो ए प्लस बी निकाल लो। ए प्लस बी क्या आएगा, ये दोनों में से अगर एक में भी वन आ गया तो वन आएगा, है ना। तो पहले वाले में जीरो फिर वन 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 वन। उसी तरह से ए प्लस सी निकाल लो। ए प्लस सी क्या आएगा, इन दोनों में से अगर एक में भी वन है तो वन आ जाएगा, तो जीरो वन फिर वन आ जाएगा ना। अच्छा ये जीरो है, ठीक है, जीरो आ जाएगा, उसके बाद वन, उसके बाद वन 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 वन। ठीक है, तो अब इन दोनों का क्या प्रोडक्ट, मतलब कि ए प्लस बी और डॉट ए प्लस सी, ए प्लस सी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो 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 वन 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 वन। ये हमारा हो गया क्या आरएचएस। देख लो दोनों इक्वल है क्या, यहां पर तीन जीरो देन वन, थ्री जीरो वन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से किसी को भी प्रूफ कर सकते हो, है ना। और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका होता है, क्योंकि हमें ज्यादा प्रूफ पे उलझना नहीं है। हम्म। जीरो मीन्स फॉल्स, जीरो मीन्स फॉल्स, वन मीन्स ट्रू। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन तो नहीं है, दोनों सेम वेरिएबल है, ठीक है ना, तो इनपुट तो दोनों में सेम जाएगा। अगर मैंने यहां पर जीरो दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो जीरो प्लस वन वन। अगर मैंने इसमें वन दिया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वन प्लस जीरो भी वन रहेगा। उसी तरह से यहां पर अगर मैंने जीरो दिया तो ये वन हो जाएगा, तो जीरो इंटू वन जीरो। अगर मैंने यहां वन दिया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फिर से वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल दोनों क्या है, सेम है। अगर अलग अलग वेरिएबल होता तो नहीं। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो डुअलिटी। The principle of duality says that the principle of duality says that starting with a Boolean relation, starting with a Boolean relation, you can derive
another Boolean relation, you can derive another Boolean relation by इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या कहता है कि अगर हमें कोई एक रिलेशन दिया है, बुलियन रिलेशन दिया है, और हम अगर डुअलिटी को अप्लाई करें तो हम एक नया रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और वो किस तरीके से? तीन रूल्स हैं उसके। फर्स्ट, चेंजिंग प्लस टू डॉट, चेंजिंग डॉट टू प्लस चेंजिंग 1 to 0 और 0 to 1। ठीक है, डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं अगर किसी ने नहीं लिखी हो तो। द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी सेज दैट स्टार्टिंग विद अ बुलियन रिलेशन you can derive another Boolean relation ठीक है, बाय चेंजिंग प्लस टू डॉट, डॉट टू प्लस 1 to 0, 0 to 1। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे कि मान लो अभी हमने देखा ना कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो प्लस को किससे रिप्लेस कर दिया? डॉट से। बाकी एज इट इज लिख दो और 1 को क्या कर दो? 0। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई। जैसे कि हमने यहां पर देखा था a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है और a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि अगर a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 है तो प्लस की जगह डॉट कर दो और 1 की जगह 0 कर दो, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी और वो भी वैलिड रहेगी। ठीक है, अब कुछ थ्योरम्स और लिख लो, मतलब रूल्स टाइप ही है। और वैसे तो जरूरत नहीं है, हमें वैसे पता रहता है, लेकिन उसके नाम के थ्रू हमें पता चल जाए इसलिए। ठीक है, a प्लस ए अगर होता है तो वो क्या होगा? ए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक, पहले हमें कभी भी ये सोचना है ना कि इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले ये सोचो कि इसमें इनपुट क्या जाएगा। इसमें इनपुट जाएगा या तो 0 या तो 1। अब अगर मैं यहां पर ए की जगह 0 रख दूंगा तो क्या रहेगा? 0 प्लस 0। तो 0 प्लस, अगर मैंने ए की वैल्यू अगर 0 रखी तो मुझे 0 प्लस 0 क्या मिलने वाला है? 0। और अगर मैंने ए की वैल्यू 1 रखी तो मेरा क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस 1, क्योंकि दोनों जगह पर तो ए ही है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। यहां पर 10 नहीं बोलना, 1। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैंने इनपुट दिया, जो मैंने इनपुट दिया वही मुझे क्या मिल गया? आउटपुट में मिल गया। मतलब ये कह सकता हूं कि ए प्लस ए बराबर क्या होगा? ए ही होगा। उसी तरह से अगर ए डॉट ए लिखा तो क्या होगा? तो अगर मान लो ए की वैल्यू अगर 0 रखी तो 0 इंटू 0 क्या रहेगा? 0। और अगर मैंने ए की वैल्यू 1 रखी तो 1 इंटू 1 क्या रहेगा? 1 रहेगा। मतलब फिर से क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रूल्स आ गए। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंसी लॉ, आइडेम्पोटेंसी थ्योरम भी बोल सकते हो। कई बार नाम से पूछ लिया जा सकता है इसलिए, है ना। अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन जैसे मुझे लगता है ना, मुझे क्या सपने आते हैं, हाँ, इसलिए नाम से भी आ सकता है। ठीक है, ए प्लस वन, ए प्लस वन क्या होगा बताओ? 1 होगा। अब यहां पर मैं ए की वैल्यू 0 रखूं तब भी 0 प्लस 1 भी क्या देगा? 1 देगा। और अगर मैंने ए की वैल्यू 1 रखी तब भी क्या देगा? 1 ही देगा। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इसका मतलब ऑलवेज क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्लस की जगह डॉट रख दिया, 1 की जगह 0 रख दिया तो क्या आएगा? 0। 0 इंटू एनीथिंग 0। ठीक है, अभी इसका तो कोई नाम नहीं है। नहीं, अननोन मननोन की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है ना। कोई आदमी खड़ा है, उसको उल्टा किया और फिर उसको उल्टा किया, तो वो क्या हो गया, सीधा हो गया। इन्वॉल्यूशन लॉ या फिर थ्योरम। ए प्लस ए बी इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो यहां से ए कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तो क्या बचेगा, वन प्लस बी। और वन प्लस एनीथिंग क्या होता है, वन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू वन। तो ए इंटू वन मतलब क्या बच जाएगा, ए। मतलब हम इसको बोल सकते हैं ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। ठीक है। उसी तरह से प्लस की जगह क्या रख दो, डॉट रख दो, और डॉट की जगह क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहां पर तो क्या रहेगा, ए ही रहेगा। इसको भी प्रूफ कर सकते हो, ए इंटू ए। इसको भी प्रूफ कर सकते हो, कैसे इसको प्रूफ करोगे, इसको लिख सकते हो क्या, ए डॉट ए प्लस बी अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो ए डॉट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे, प्लस ए डॉट बी। ए इंटू ए क्या होगा, ए प्लस ए डॉट बी। फिर से इसमें से ए कॉमन आ जाएगा, वन प्लस बी, वन प्लस बी मतलब वन, तो ए इंटू वन मतलब ए। ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो बी जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो हम इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोटेंसी लॉ। अब ये एक दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा। अब तुम अगर इसमें ये सोचोगे कि कौन सी इक्वेशन सही है, तो सारी इक्वेशन सही है ना। सारी इक्वेशन क्या है, सही है। तो अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्प्शन लॉ, और चार ऑप्शन दे देगा, चार इक्वेशन, एक दो तीन चार, चार इक्वेशन क्या है, सही है। अब यहां पर जिसको पता होगा उसका नाम वही टिक कर सकता है। यहां पर कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं चलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी निकालो जरा। सबसे पहले लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। सबसे पहले इसमें लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए पहले ए कॉम्प्लीमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हो जाएगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और डॉट एज इट इज रहेगा। और फिर ए डिस्ट्रीब्यूट होगा बी के साथ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट वन, वन इंटू ए प्लस बी, इट मीन्स ए प्लस बी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब इसमें काम करते हैं, प्लस की जगह क्या लगा देते हैं, डॉट, और डॉट की जगह क्या लगा देते हैं, प्लस। करो सॉल्व। वो तो डुअलिटी से निकाल के बता दिया, सॉल्व करके था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी से तो समझ में आ ही रहा है कि यहां पर क्या आ जाएगा, ए डॉट भी आ जाएगा। यही प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का फायदा है कि अगर हमें एक एक्सप्रेशन पता है और अगर उसको डुअल का एक्सप्रेशन पूछ लिया तो वो हम इजीली बता सकते हैं। बाकी अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, प्लस फिर किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी के साथ, ए डॉट बी। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो प्लस ए डॉट बी, इट मींस ए डॉट बी। तो यहां पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट बी के इक्वल आ जाएगा। आया समझ में।
ये जितने भी बताए ये सब डुअलिटी के एग्जांपल है, ये भी डुअलिटी का एग्जांपल है, ये भी डुअलिटी का एग्जांपल है ना, ये भी डुअलिटी का एग्जांपल है, ये जितने सब बताए ये सब डुअलिटी के ही एग्जांपल है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ ये वाला था जहां पर बी गायब हो गया था, ये ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, या फिर ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए, ये दोनों क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ है। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन्स के दो थ्योरम है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और ए प्लस बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत काम में आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कभी भी अगर हमें दो वेरिएबल दिए हुए हो डॉट में और पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा, मुझे उनको अलग अलग करना है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, या दोनों प्लस पे है और होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा, मुझे ए और बी को अलग अलग सेपरेट करना है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। बाकी ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर सकते हो कैसे, ए और बी की वैल्यू ले लो, ठीक है, यहां पे रख दो 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहां पर तुम निकाल लो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, और यहां पे निकाल लो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, प्रूफ हो जाएगा। ए डॉट बी 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 1 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, फिर ये 0 उसका कॉम्प्लीमेंट 1, और ये 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0, यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट 1 और ये इसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। ठीक है, इस तरह से इसको भी प्रूफ कर सकते हो। जितने भी रूल्स दिखाए हैं उन सबका नाम है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जिसका नाम है उसका मैंने बता दिया, जो नहीं बताया वो बेनाम है। बदनाम नहीं है बेनाम है। देखो बदनामी में भी नाम हो ही जाता है ना, या तो बदनाम होके नाम कमा लो, वो आसान है। हम्म, हाँ वो आसान है, मुश्किल है मेहनत से नाम कमाना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंसेंसस थ्योरम। ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, ये कहलाती है कंसेंसस थ्योरम। हाँ, यहां पर क्या कह रहा है वो, कि जो ये वाला टर्म है वो एज इट इज हमारा क्या आ गया, आउटपुट में आ गया, और हमारा जो ये है टर्म ये गायब हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई सर्किट बनाता हूं, है ना, कोई सर्किट अगर मैं बनाता हूं और उसमें इस तरह से कनेक्शन करता हूं कि यहां पर ये एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, ये और गेट को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरीके से अगर सर्किट बनाया जाए तो वो ज्यादा बड़ा सर्किट होगा एज कंपेयर टू दिस। और ऑब्वियसली हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम बुलियन अलजेब्रा क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम इक्वेशन को रिड्यूस कर सके, क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, उसको मिनिमाइज कर सके। तो जो सर्किट पहले से बना हुआ था, अगर हम कॉम्बिनेशन बिठा के इसका तार यहां जोड़ दिया, इसका तार वहां जोड़ दिया, फिर एक काम करते हैं, बोला सर्किट को छोटा करो, तो हमने कोई सा भी तार, एक काम करते हैं ये उखाड़ के फेंक दो, ये उखाड़ के फेंक दो, है ना। तो ऐसे करके सर्किट बनता है क्या, नहीं ना। जैसे कि मान लो कि अगर बहुत बड़ा कंप्यूटर पहले जब बना था तो उसको जब छोटा करने के लिए बोला था, तो ये बोला था कि अरे काम करो, ये फ्रिज जैसा इतना बड़ा दिख रहा है, इसको हटा के बाहर फेंको, नहीं ना, ऐसा किया होगा क्या, तरीका क्या निकाला गया होगा,
दो तीन तरीके, अलग अलग तरीके निकाले होंगे कि जो काम के लिए मान लो कि अगर एक कोई यूज किया जा रहा है, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब या इस तरह की कुछ चीजें यूज की जा रही है, तो उसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। अगर मेमोरी डिवाइस के लिए अगर कुछ चीज यूज की जा रही है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई सर्किट डिजाइन किया जा सकता है तो उसको छोटा कैसे किया जाएगा। तो वहां पर अकड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं चलेगा, वहां पर क्या करना पड़ेगा, उसको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा कि इससे मिलती जुलती कौन सी इक्वेशन हो सकती है जो छोटी भी हो लेकिन आउटपुट वही प्रोड्यूस करे जो ये कर रहा है। मतलब जिस इनपुट पे आउटपुट मुझे मिल रहा था 1, वो अभी भी मिलना चाहिए, और जिस पे पहले 0 मिल रहा था उस पे अभी भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत बड़ा फैक्टर है ये। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई सर्किट में इस तरीके की इक्वेशन दिखती है तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि सेम एज इट इज हमारा ये कंपोनेंट वर्क कर जाएगा, इस कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो चीज की जरूरत नहीं है वो एक्चुअल में क्या हो गया, यूजलेस हो गया, ये कोई काम का ही नहीं था, जबरदस्ती इसको लगा के रखा हुआ था। ठीक है ना, और इस तरीके के टर्म्स को हम बोलते हैं रिडंडेंट टर्म्स। क्या बोलते हैं, रिडंडेंट टर्म्स। ठीक है, तो ये रिडंडेंट टर्म है जिसको कि हमने एलिमिनेट कर दिया। तो कंसेंसस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें रूल नंबर 1 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या फिर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं वेरिएबल के टर्म में समझा रहा हूं ताकि वेरिएबल के टर्म में समझना आसान होता है, उसी को ही एक्सपेंड करके हम एक्सप्रेशन में लिख देंगे। तो जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हो, ठीक है, जो एक वेरिएबल है वो उसके एग्जैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, 1 वेरिएबल मस्ट बी प्रेजेंट इन इट्स एक्चुअल एंड, बल्कि 1 वेरिएबल नहीं, एग्जैक्टली 1 लिखना है ना, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 वेरिएबल मस्ट बी प्रेजेंट इन इट्स एक्चुअल एंड कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ठीक है, देन द रिमेनिंग टर्म कौन सा, अदर देन द टर्म containing actual and complemented variable is redundant term। ठीक है, तो जिसपे कॉम्प्लीमेंट एक 3 वेरिएबल है ए बी सी। ठीक है, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है ना, वो 3 टर्म्स बना रहे हैं और एक वेरिएबल जो है वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है, एग्जैक्टली एक ए भी है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है, बी का एक्चुअली है कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सी का एक्चुअल है कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर कंसेंसस थ्योरम लगा सकते हैं। पहले तो हमें यह बताना चाहिए कि ये थ्योरम लगेगी कहां। ठीक है, तो ये थ्योरम कब लगेगी, जब 3 वेरिएबल या एक्सप्रेशन हो, उसमें से एग्जैक्टली एक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, एक टर्म के लिए, वेरिएबल के लिए क्या होना चाहिए कि उसका एक्चुअल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म भी हो। और फिर अगर हमें पता करना है कि उसके इक्विवेलेंट क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट क्या होगा, जहां पर ये कॉम्प्लीमेंटेड टर्म नहीं है उसको छोड़कर, मतलब कि यहां पर ए और ए कॉम्प्लीमेंटेड है, इसको छोड़ दो तो बचा हुआ जो ये वाला टर्म होगा वो क्या होगा, रिडंडेंट होगा, इसको हटा दो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आएगा समझ में। हाँ, सब वेरिएबल दो दो बार है ना, 3 वेरिएबल, एक और रूल है ना, एक और रूल लिख लेना, रूल नंबर इसको 4 कर दो। ठीक है, इसको 4 कर देना, और थर्ड, ईच वेरिएबल मस्ट अकर्स 2 टाइम्स। ठीक है, हर एक वेरिएबल कितनी बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए, जैसे कि ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है। क्या, वेरिएबल ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी अगर हो सकता है, इसीलिए मैंने यहां पे ऑब्लिक करके क्या लिखवाया, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। अब वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, दिखना फॉर्म जो रहेगा वो 3 वेरिएबल का ही रहेगा, तभी लगा सकते हैं। ठीक है, अब 4 और 5 वेरिएबल के लिए, 6 वेरिएबल के लिए कैसे हो सकता है वो मैं बताता हूं, लेकिन वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा। हाँ, डुअलिटी के लिए भी लगेगा, इसका डुअल एक्सप्रेशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, तो अगर मैंने इसका डुअल लिख दिया तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। यहां पर ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डॉट बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया,
ये इसका डुअल हो गया। तो यहां पर भी वही हो गया कि जिसमें कॉम्प्लीमेंट है वो रह जाएगा, बाकी जो ये वाला टर्म है वो हट जाएगा। आया कुछ कुछ समझ में? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। सेम यही का सवाल लिमसेट में आ चुका है, आई थिंक 2016 के अराउंड आया था शायद। ठीक है, पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडंडेंट टर्म। क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडंडेंट टर्म। ऑप्शन क्या थे? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडंडेंट टर्म। ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस, नहीं बस इतना ही दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडंडेंट टर्म। ठीक है, ऑप्शन ए था ए डॉट बी, ऑप्शन बी था ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, ऑप्शन सी था बी डॉट सी। अब क्योंकि ऑप्शन उनके पास कोई बचा नहीं तो उन्होंने क्या बोल दिया? नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब यहां पर बच्चों ने क्या किया, इसको के मैप से सॉल्व करके इसको मिनिमाइज किया। ठीक है, के मैप से और बाकी सब तरीके से इसको सॉल्व करके मिनिमाइज किया। उन्होंने कंसेंसस थ्योरम तो पढ़ नहीं रखी थी। ठीक है, तो उन्होंने इसको के मैप से सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आंसर निकाला। ठीक है ना, 5-10 मिनट खराब करने के बाद आंसर निकाला ए डॉट बी प्लस क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। आंसर क्या आया? ये आया। ऑप्शन मैच किया, कोई सा नहीं, आंसर नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ना कंसेंसस थ्योरम पढ़ा है और ना इसका मतलब पता है, और उन्होंने तो सिर्फ एक चीज सीखा है कि इसको क्या करना है, आंख बंद करके सॉल्व करना चालू कर देना है। ठीक है, अगर पेपर बनाने वाले को भी नहीं सोचा होगा कि उसने क्या ना ऐसा भी कोई कुछ कर सकता है, नहीं तो वो ऑप्शन ये वाला डाल देता चौथा, है ना, तो और लोग खुश भी हो जाते। पेपर बनाने वाले ने सोचा नहीं था कि इतने, है ना, और वो तो अच्छा हुआ नन ऑफ दिस दे दिया, तो नन ऑफ दिस लोगों ने लगा भी दिया। ठीक है, और आज भी नामी ग्रामी हस्तियों की वेबसाइटों पर आंसर अभी भी क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दिस, है ना। पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है, क्या है इसका आंसर? बी डॉट सी। ठीक है, आंसर क्या है इसका? बी डॉट सी। तो सवाल बहुत आसान आते हैं, लेकिन क्या है ना कि उतना भी पढ़ा नहीं होता, सिर्फ ऊपरी लेवल पर सवाल पूछा जाता है तुमको, लेकिन क्या है ना वो टॉपिक ही नहीं पता है, पढ़ा ही नहीं है। चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं, लिख लिया, नोट कर लिया? तो अब जरूरी नहीं है कि ना कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ही, मतलब कि अभी मैं लिख के क्वेश्चन से एग्जांपल से समझाता हूं। करो सॉल्व। रिडंडेंट टर्म बता दो, चलो। रिडंडेंट टर्म कौन सा हो जाएगा? y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, और आंसर क्या हो जाएगा? x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x डॉट z कॉम्प्लीमेंट। 3 वेरिएबल होने चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, कितने वेरिएबल होने चाहिए? 3 वेरिएबल होने चाहिए। x y z 3 वेरिएबल दिख रहा है। रूल नंबर 2, हर एक वेरिएबल कितनी बार आना चाहिए? 2 बार आना चाहिए। x 2 बार आया है, y 2 बार आया है, z 2 बार आया है। ठीक है, और रूल नंबर 3 कि एक जो है एक्चुअल फॉर्म में होना चाहिए और उसके कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी होना चाहिए। तो यहां पर ये इसको एक्चुअल मान लो, तो ये उसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। जरूरी थोड़ा ना कि कॉम्प्लीमेंट लगाए तो ही उसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब
कि जो एक्चुअल है उस पर बार लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको एक्चुअल मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और बाकी ये क्या है, ये भी अपने एक्चुअल फॉर्म में ही है, ये भी अपने एक्चुअल फॉर्म में है, ये भी अपने एक्चुअल फॉर्म में है, और ये भी अपने एक्चुअल फॉर्म में। जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट वाले को एक्चुअल फॉर्म नहीं बोला जा सकता, है ना। कोई आदमी अगर झूठ बोलता है हमेशा ही, तो वही उसका एक्चुअलिटी है। किसी दिन वो सच बोल दे तो क्या हो जाएगा वो, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो गया वो, है ना। तो क्या है कि ये इसका एक्चुअल फॉर्म ही है ना, ये इसका एक्चुअल फॉर्म है। तो अब यहां पर हम किसको लेंगे, जिसमें एक्चुअल और उसका कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे और दूसरे जो लास्ट वाला है उसको हटा देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, रिडंडेंट टर्म। क्लियर। तब थ्योरम ही नहीं लगती। अगर ये y डॉट z लगा होता तो इस पर थ्योरम ही नहीं लगती, वो फिर सॉल्व ही करना पड़ता, ठीक है ना। बोलो। अगर हम यहां पर देखें तो तीन वेरिएबल होना चाहिए, ये पहला है, ठीक है, ये, और, ठीक है, कहां गया, ये क्या हो रहा है, अंडू नहीं हो रहा, वो पीछे जा रहा है। चलो, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो x प्लस वाई है, ठीक है, और यहां पर भी क्या है, x प्लस वाई है। मतलब कि ये मैं बोल सकता हूं कि एक वेरिएबल हो गया जिसको मैं नाम दे दिया, मान लो b, कुछ भी नाम दे सकता हूं। ये एक हो गया वेरिएबल हमारा, इसको मान लो मैंने नाम दे दिया a, तो ये भी एक वेरिएबल हो गया जिसका नाम क्या हो गया, a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये मान लो कि क्या हो गया, c हो गया, तो ये भी क्या हो गया, c हो गया। तो यहां पर हर एक वेरिएबल कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, टोटल तीन वेरिएबल है, और ये एक्चुअल और उसके कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो बचा हुआ ये वाला क्या हो जाएगा, यूजलेस, ये क्या हो जाएगा, रिडंडेंट टर्म। तो फाइनल आंसर में सिर्फ इतना एक्सप्रेशन आएगा। आइएगा समझ में, सॉल्व नहीं करना। हम्म, इसलिए तो मैंने लिखा था वेरिएबल ऑब्लिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल की जगह पर क्या आ सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो अब तुम्हें बहुत ध्यान से देख के समझ में आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। अभी तो मैं उसी का एग्जाम्पल करवा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में ये ऑब्जर्व करके क्लिक करना कि हाँ यहां पर ये थ्योरम लग सकती है, ये इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि इसके बिना सॉल्व नहीं हो सकता। अगर ये थ्योरम नहीं भी आती है तो भी हम इसको के मैप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें थ्योरम आती है तो हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। ओरली क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, और हर क्वेश्चन में लगेगा ये नहीं है जरूरी, लेकिन जहां लगेगा वो हमें पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन के ऊपर है सब कुछ।
ठीक है, लास्ट में क्या लिखा है मैं बता देता हूं, उधर बोर्ड पे दिख नहीं रहा है कैमरे में। पी प्लस क्यू प्लस आर लास्ट में लिखा है। ड्युअलिटी थ्योरम नहीं लगेगी। लास्ट वाला ड्यूअल क्या है, लास्ट वाला रिडंडेंट है। लास्ट से पहला वाला मतलब मिडिल वाला, फर्स्ट वाला। तीन ही दिख रहे हैं, फर्स्ट लास्ट मिड, और नहीं तो नहीं लगेगा, है ना। चारों ऑप्शन आ चुके हैं अपने पास, नहीं लगेगा। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, किसी ना किसी का तो सही हो ही जाएगा, है ना। चारों ऑप्शन आ गए हैं, किसी ना किसी का तो सही बैठ ही जाएगा। देखते हैं किसका सही बैठता है। अब अभी तो हम कंसेंसस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए तो दिमाग थोड़ा सा लगा भी रहे हो। ठीक है, तो मान लो कि इसको क्या मान लिया, ए। अब ये तो इसके साथ दिख नहीं रहा, इसको क्या मान लिया, बी। ठीक है, इसको क्या मान लिया, फिर से ये क्या आ गया, ए आ गया। ये तो किसी जैसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा डी मॉर्गन थ्योरम इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, फिर ये क्या हो जाएगा, इसको मान लिया सी। ये क्या हो गया, ये फिर से बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां पर ये ए दो बार आया, बी दो बार आया, सी दो बार आया। ए और बी एज इट इज है, सी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म वाला छोड़ दो, ये वाला क्या हो जाएगा, रिडंडेंट टर्म। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसा नहीं है कि चार वेरिएबल देखे तो हमें लगता है कि नहीं लग सकता, इसमें भी तो चार वेरिएबल आ गए ना, पी क्यू आर एस। अब वो तो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में उसको मानोगे तो कुछ कितने भी वेरिएबल लिख सकते हो, 10 वेरिएबल भी लिख सकते हो। आया समझ में। इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना होता तो इसको लिखने के बाद में मैं इसको ये लिख देता, क्योंकि इसमें तो समझना आसान होता है। क्या कर दिया, इसका डुअल लिख दिया। अब पहचानो, अब किसी का नहीं लगने वाला कंसेंसस थ्योरम, है ना। और तो अभी तुम्हारे सामने सब लिखा है सवाल, इसलिए तुमको दिख रहा है लगेगा। खाली यही पेपर में दे दिया मैंने, लगाओ, लगाओ दिमाग। संडे को नहीं आएगा, लेकिन अब निमसेट का किसी दिन पेपर बनाने को मिल जाए तो आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर ये वाला क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। यहां पर ये जो प्लस लग रहा है ये एक टर्म बना रहा है। ठीक है, ये जो प्लस लग रहा है ये दूसरा टर्म बना रहा है। ठीक है, और ये जो प्लस लग रहा है ये तीसरा टर्म बना रहा है। तो आई बात समझ में। यहां पर जो टर्म्स थे उनके बीच में क्या था, मतलब कि एक नहीं, टर्म्स के बीच में प्लस था। ठीक है ना, ये एक टर्म है प्लस, ये दूसरा टर्म है प्लस, ये तीसरा टर्म है। तो यहां पे टर्म्स के बीच में क्या था, प्लस था। यहां पे टर्म्स के बीच में क्या है, डॉट है। ठीक है। हम्म, कौन से प्लस के बीच में, हम्म, हाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देना यहां पर एक और।
ठीक है ना, क्लियर। तो अब अगर यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर इसका क्या लिया है, सीधे सीधे डुअल लिया हुआ है। तो यहां पर हमें देख के समझ में आना चाहिए कि ये जो है ये एक टर्म हो गया, ये इस टर्म में, मैंने कहा ना कि अगर इस टर्म में अगर आता है ना सॉल्व करना तो आसान होता है, इस टर्म में मुश्किल आती है, तो प्रैक्टिस दोनों की होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म रिडंडेंट टर्म हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये एक्चुअल है और ये उसका कॉम्प्लीमेंटेड, ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी इंटू आर इन का पी क्यू आर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर ये वेरिएबल्स अगर मैं पूछूं, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर मैं ले लेता हूं, मान लो कि मैंने इसको ले लिया, तो यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर मैं पूछूं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर मैं पूछूं तो कितने हैं, 3 है। और दूसरा होता है नंबर ऑफ लिटरल्स, नंबर ऑफ लिटरल्स, तो नंबर ऑफ लिटरल्स यहां पर 6 है, ठीक है। हर एक चीज काउंट होगी, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं इसमें, 6 है। इसमें नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं, यहां पर भी 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, वो तो इक्वल टू के उधर है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की एक की बात करूं तो इसमें भी 6 है। हाँ, इसमें बताओ नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं किसी भी एक एक्सप्रेशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, सारे काउंट हो जाएंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ लिटरल्स अगर मैं पूछूं, नंबर ऑफ लिटरल्स तो वो कितने हो जाएंगे, 18। और नंबर ऑफ अगर मैं वेरिएबल्स पूछूं तो कितने होंगे, 4। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 है और नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं, 18, क्लियर। नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ एक्सप्रेशन तो 10 बन जाएंगी। एक्सप्रेशन ये पूरा, ये तो एक ही एक्सप्रेशन है पूरा, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म्स जो है ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, वो भी हम किस रिगार्डिंग बोल रहे हैं। वैसे तो एसओपी और पीओएस के टर्म में ही काउंट किया जाता है, तो यहां पर 1 2 3 टर्म काउंट होंगी। आया समझ में। तो यहां पर जो एक्सप्रेशन होता है वो दो तरीके से बनता है, एक होता है पीओएस फॉर्म में और एक होता है एसओपी फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन अगर लिखना चाह रहे हैं ना, तो एक होगा एक्चुअल फॉर्म और एक होगा उसका डुअल हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम जनरलाइज करें तो कोई भी एक्सप्रेशन को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक होता है एसओपी फॉर्म और दूसरा होता है पीओएस फॉर्म। एसओ मींस सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, दो फॉर्मेट में हम बोल सकते हैं। अब यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि हमें सम करना है, हमें क्या करना है, सम करना है, किसका सम करना है, प्रोडक्ट्स का। तो यहां पर ये ए इंटू बी प्रोडक्ट में है मान लो, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट में है मान लो, बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट ये प्रोडक्ट में। तो यहां पर ये सारे टर्म्स किस में थे, प्रोडक्ट में थे, और उनको क्या किया गया है, सम किया गया है। तो ये क्या कहलाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी फॉर्म, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट किसका करना है, सम का, मतलब हमें यहां पर टर्म्स का क्या करना है, टर्म्स का हमें प्रोडक्ट करना है, किसका, जो सम में हो। जैसे कि मान लो कि ए प्लस बी लिख दिया है यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी लिख दिया है, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी लिख दिया है, इस तरीके से। तो इस तरीके की जो एक्सप्रेशन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पीओएस फॉर्म, ठीक है। तो एक्सप्रेशन को देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि ये एसओपी में है या पीओएस में है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी इसको आगे कंटिन्यू अपन कल करेंगे, और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं क्लास में करवाते जाऊंगा। अभी अलग से मैं कोई शीट नहीं दे रहा हूं, ठीक है, शीट्स इनडायरेक्टली तुम्हारी सब क्लास में मैं करवा दूंगा। अभी जितना मैं करवा रहा हूं उसको प्रैक्टिस करो, और जितना सर करवा रहे हैं क्लास में उसको कंप्लीट करो। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं या जिनका कुछ भी बैकअप रहा है अभी प्रीवियस में, अभी कुछ भी मत परेशान हो, बोलो।
हम्म। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 क्यों हुए? क्योंकि यहां पर पी क्यू आर एस 4 दिख रहे हैं मैक्सिमम। नंबर ऑफ एक्सप्रेशन वेरिएबल क्या? पढ़ो पहले मैंने क्या लिखा है। जो भी मैं लिखता हूं ना बहुत सोच समझ के लिखता हूं। क्या लिखा है जरा पढ़ो, सही से पढ़ो क्या लिखा है, सही से पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है ऑब्लिक के बाद? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल को कलेक्ट करके। कितने वेरिएबल को कलेक्ट करके? कितने भी हो सकते हैं। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो 3 एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। अगर थ्योरम लग सकती है तो ठीक है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा एक थ्योरम लगे, है ना। जब लगेगी तो कितने होंगे? 3 होंगे। और एक एक्सप्रेशन में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। आएगा समझ में? हाँ, और कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही वेरिएबल माना जाता है उनको, है ना। लिटरल्स में 2 बार काउंट होगा, लेकिन वेरिएबल में एक ही बार काउंट होगा, क्योंकि वो वायर एक ही है। अब उसके अंदर तुम 0 सप्लाई कर दोगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और उसके अंदर अगर 1 सप्लाई करोगे तो वो ए का काम करेगा। आएगा समझ में? वायर वो एक ही है, वेरिएबल एक ही है। पुराना अभी भी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। जिन लोग का पुराना छूटा हुआ है, पुराना जिसका भी छूटा हुआ है उसके लिए परेशान मत हो। अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको पकड़ो, अपने आप पुराना वाला जब टाइम आएगा तब होता जाएगा। ठीक है ना। चलो थैंक यू, कल कंटिन्यू करते हैं।